वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल न्यूटन एकेडमी में। चलिए दोस्तों, आज मैं आपको क्लास 10 प्रश्नावली 1.1 के बारे में बताऊंगा। मैंने आपको कल क्वेश्चन नंबर 3 और 4 के बारे में बताया था। आज मैं आपको प्रश्न नंबर 5 के बारे में बताऊंगा। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकते हैं। तो चेक करते हैं कि ऐसी कौन सी संख्याएं हैं जो 0 पर समाप्त होती हैं। आइए देखते हैं। जब कोई संख्या यदि 0 पर समाप्त होती है तो उसके अभाज्य गुणनखंड 2 into 5 या 5 into 2 के रूप में हो सकते हैं। आइए देखते हैं। जब कोई जो संख्या 0 पर समाप्त होती है, जो संख्या 0 पर समाप्त होती है, जो संख्या 0 पर समाप्त होती है उसके अभाज्य गुणनखंड उसके अभाज्य गुणनखंड 2 into 5 के रूप में होते हैं। के रूप में होते हैं। तो आइए देखते हैं क्या 6 की पावर n के गुणनखंड 2 into 5 के रूप में होते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं 6 की पावर n इज इक्वल टू, तो इसका तो 6 का फैक्टर होता है 2 into 3 की पावर n। यहाँ तो 2 है लेकिन आपका यहाँ पे 5 की पावर n के फॉर्म में नहीं है। तो यहाँ पे देखते हैं कि 6 की पावर n किसी भी संख्या 6 की पावर n किसी भी संख्या n के लिए 0 पर समाप्त नहीं होगी। किसी भी संख्या n के लिए 0 पर समाप्त नहीं होगी। तो दोस्तों, ये आपका पांचवे का आंसर हो गया। यहां से ये पांचवे का आपका हल है कि बोला था इसमें कि जांच कीजिए क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो ऐसी ही दो ही संख्याएं हैं जिसके अंत में 0 आ सकता है, 2 into 5। तो जो संख्या 0 पर समाप्त होती है उसके अभाज्य गुणनखंड हमेशा 2 into 5 के रूप में होते हैं। आइए, यहाँ पे दिया था 6 की पावर n, तो 6 की पावर n का हम लोग फैक्टर करते हैं। तो यहाँ पे 6 का आएगा 2 into 3 की पावर n। तो यहाँ पे 2 तो है लेकिन 5 की पावर n के फॉर्म में नहीं, तो इसलिए यहाँ पे 6 की पावर n किसी भी संख्या n के लिए 0 पर समाप्त नहीं होगी। आइए छठा प्रश्न देखते हैं कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणते 11 गुणते 13 प्लस 13 और 7 गुणते 6 गुणते 5 गुणते 4 गुणते 3 प्लस गुणते 2 गुणते 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। आइए देखते हैं। पहले हम इसको हल करते हैं। 7 गुणते 11 गुणते 13 प्लस 13, तो इसमें आपकी संख्या क्या कॉमन हो सकती है। इसमें देखते हैं 13 कॉमन ले लेते हैं। तो 13 कॉमन लेंगे तो हमारे पास बचेगा क्या, 7 गुणते 11 और यहां से 13 का भाग 13 में देंगे तो 1 बचेगा। अब यहां से आपका 13 है, गुणते में 11 सते 77, 77 में 1 जोड़ देंगे 78। अब यहाँ पे 13 है, अगर हम लोग 78 का फैक्टर कर दें तो 13 छंग 78 यानी 2 3 6 गुणते 13, तो ये इसका फैक्टर हो जाएगा। तो ये आपकी भाज्य संख्या है। तो यहां पे लिखते हैं कि यह भाज्य संख्याएं हैं, यह भाज्य संख्याएं हैं, यह भाज्य संख्याएं हैं, यह भाज्य संख्याएं हैं क्योंकि एक के अलावा यह भाज्य संख्याएं हैं क्योंकि एक के अलावा इसके अन्य गुणनखंड भी हैं। इसके अन्य गुणनखंड भी हैं। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं।
अब आइए ये वाला देखते हैं, 7 गुणते 6 गुणते 5 गुणते 4 गुणते 3 गुणते 2 गुणते 1 + 5। इसमें आपका 5 5 मिल रहा है तो 5 कॉमन ले लेते हैं। अगर यहाँ पे हम लोग 5 कॉमन लेंगे तो हमारे पास बचेगा 7 गुणते 6। जब हम कॉमन लेंगे तो यहाँ से 5 से 5 कटेगा तो आपका आएगा गुणते में 1, गुणते में आपका 4, गुणते 3, गुणते 2, गुणते 1 और यहाँ फिर 5 से 5 में डिवाइड करेंगे तो +1। अब सबका गुणा कर लेते हैं। 5 7 6 42, 42 एकम 42 और 42 और 4 3 12, 12 दूना 24 एकम 24। तो 42 में 24 का गुणा कर देते हैं। 4 दूना 8, 4 चौक 16, 2 दूना 4, 2 चौके 8, 4 दूना 8, यहाँ पे 4 चौक 16 हो जाएगा, 2 दूना 4, 2 चौके 8, तो 8 6 2 8, 8 1 9, 988 ये हो गया आपका 988। और यहाँ पे आइए एक बार देखते हैं, गुणा फिर से कर लेते हैं। 7 6 42, 42 एकम 42 और यहाँ पे 4 3 12 दूना 24, यानी 42 में फिर से 24 का गुणा करके चेक कर लेते हैं। 4 दूना 8 हो जाएगा, 4 चौके 16 हो जाएगा और यहाँ पे 2 दूना 4, 2 चौके 8 हो जाएगा आपका। 8 6 4 10 का 0 हासिल 1, 8 1 9, 1 10, तो ये आपका आ जाएगा 1008। और यहाँ पे आपका +1 है तो 5 हो जाएगा गुणते में, और 1008 में अगर 1 जोड़ देंगे तो ये आपका हो जाएगा 1009। तो ये भी आपका अभाज्य गुणनखंड है, तो इसको भी लिख देंगे, यह एक भाज्य संख्या है। चलिए, यह एक भाज्य संख्या है क्योंकि एक के अलावा इसके अन्य गुणनखंड भी हैं। यहाँ पे दोस्तों मैंने यहाँ गुणा नहीं किया है, अगर आपको यहाँ पे गुणा करना है तो गुणा करके यहाँ पे चेक कर लेते हैं। 5 9 45 का 5 हासिल 4 हो जाएगा, 5 0 में 0 हासिल 4, 5 0 में 0, 5 एकम 5 ही, तो ये आपका गुणनफल आ गया है। तो इसका भी आप फैक्टर निकालोगे तो ये भी एक भाज्य संख्या आएगी, तो इसलिए यहाँ पे लिखें यह एक भाज्य संख्याएं हैं क्योंकि एक के अलावा इसके अन्य गुणनखंड भी हैं। अगर क्वेश्चन समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं इसके बाद बताऊंगा, इसको नोट कर लीजिए। अब ये जो सातवां क्वेश्चन देखते हैं। सातवां क्वेश्चन है कि किसी खेल के मैदान की चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभ स्थान पर मिलेंगे। तो आइए सबसे पहले हम इसका सिंपल मेथड से करते हैं। 18 और 12 का हम लोग एलसीएम कर लेते हैं। तो यहाँ पे 18 का फैक्टर कर लेते हैं, 2 × 3 और 12 क्या करेंगे तो 2 गुणते 3। अब इसका हम लोग एलसीएम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे आपका 2 2 मिल रहा है और 3 भी मिल रहा है, 3 और 2 नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे 2 3 6 6 18 2 36, यानी दोनों प्रारंभिक स्थान पर 36 मिनट बाद मिलेंगे। ये दोस्तों आपका आंसर हो गया है। अब नेक्स्ट चैप्टर मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।